नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किडनी डिजीज़ के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, किडनी डिजीज़ के जो लक्षण होते हैं वो बहुत लेट आते हैं, इसलिए अर्ली टाइम पे इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे इसको हम जल्दी कंट्रोल में लाएं और आगे इसके रोकथाम में क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किडनी ख़राब क्यों होती है, कैसे पता करें कि किडनी ख़राब हो रही है, किडनी फेलियर के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, डाइट में हम क्या क्या ले सकते हैं जो कि फ़ायदेमंद हो सकता है, या फिर कौन कौन से फ्रूट्स हैं या फूड्स हैं जो नुकसानदायक हो सकता है, डायलिसिस क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, कब इसका ज़रूरत होता है, किडनी ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए और कौन डोनेट कर सकता है इसे, किडनी मरीजों के लिए वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि फिस्टुला क्या होता है और इसका डायलिसिस में क्या रोल होता है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि किडनी का काम और इसकी अहमियत के बारे में। दोस्तों, हमारी जो किडनी होती है वह एक सुपर हीरो की तरह होता है जो दिन रात खून को साफ करने का काम करती है। हर रोज़ आपकी किडनी लगभग 50 गैलन, अगर आप अनुमान लगाएं तो 180 से 190 लीटर खून को फिल्टर करती है, मतलब खून को साफ करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर में इतना खून होता है। दोस्तों, खून तो लगभग 5 से 6 लीटर ही होता है, लेकिन किडनी जो होता है वो पूरे दिन में एक ही खून को बार बार फिल्टर करते रहती है, जिससे जो टॉक्सिन्स होता है, जिसको हम विषैले पदार्थ बोलते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ अवशेष पदार्थ भी चला जाता है जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, जिसको हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। तो जो किडनी है, ये जो खून को बार बार फिल्टर करती है, इसमें क्या होता है कि वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किडनी आखिर ख़राब ही क्यों होती है, ऐसा कौन सा वजह है जो हमारी किडनी को फेलियर की तरफ ले जाता है। देखो दोस्तों, इसमें सबसे मेन कारण है जो कि है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो किडनी को डैमेज कर सकती है। डायबिटीज़ के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, हाई बीपी जो होता है, इसकी वजह से किडनी की नलिकाएं जो होती हैं उसको ये नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण किडनी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और फिल्टरिंग का काम सही से नहीं कर पाती है। ठीक है, और भी वजह हैं, जैसे कि आप मान लो कई बार आप पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए, बार बार दर्द आपको किसी भी वजह से दर्द हो रहा है, आप पेन किलर ले रहे हैं, बिना डॉक्टर को दिखाए आप पेन किलर्स ले रहे हैं, जैसे ब्रूफोन हो गया, कोमिफ्लैम हो गया, एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल, क्रोसिन, कालपोल, ये सारी पेन किलर्स अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो क्या होता है, इससे किडनी को नुकसान पहुंचता है। तो आप क्या करेंगे, बिना ज़रूरत के पेन किलर ना लें, डॉक्टर से पूछकर ही दवाई लें। ठीक है, अगर आप 1-2 बार पेन किलर्स ले लिए महीने में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार पेन किलर्स ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए। और एक वजह, जैसे मान लो आप पेशाब को बहुत देर तक रोक के रख लेते हैं, आपको यूरिन आ रहा है लेकिन फिर भी आपको रोक के रखे हुए हैं। बार बार पेशाब रोकने से क्या होता है कि बैक्टीरिया बढ़ जाता है हमारे अंदर, जिससे इन्फेक्शन होता है और किडनी स्टोन का भी खतरा बढ़ जाता है। तो पेशाब को ना रोकें, ये आदत बिल्कुल छोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको किडनी में प्रॉब्लम होता है। बहुत कम पानी पीना, जैसे मान लीजिए कि आपको दिन में 2.5 से 3 लीटर या 3.5-4 लीटर पीना चाहिए, कम से कम 2.5 लीटर पीना चाहिए। आप उससे भी कम पीते हैं, 1 लीटर 1.5 लीटर मुश्किल से आप दिन भर में पी पाते हैं। तो इस वजह से भी आपका क्या होता है कि किडनी में किडनी का जो फिल्ट्रेशन का काम है वो सही से नहीं हो पाता, जिस वजह से आपको किडनी डैमेज होने लग जाता है। एक और कारण है, जैसे मान लीजिए ज़्यादा नमक खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, इस वजह से आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो इस वजह से आपको किडनी के फंक्शनलिटी पे असर पड़ेगा। इसलिए आप ज़्यादा कोशिश करें कम नमक खाएं, तले भुने चीज़ और प्रोसेस्ड फूड से बचें, जो बाहर की चीज़ें हैं, जैसे चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, बर्गर हो गए, ये सारी चीज़ें, मोमोज हो गए। ठीक है, शराब और धूम्रपान से बचें। शराब और सिगरेट दोनों किडनी की रक्तवाहिका जो होती है, जो ब्लड वेसल बोलते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों, जिससे किडनी ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। बार बार किडनी स्टोन हो जाना, मान लीजिए एक बार स्टोन हुआ, आप निकलवा लिए, या फिर दवाई से आप स्टोन का इलाज करवा लिए, लेकिन वो फिर से हो जा रहा है, बार बार स्टोन हो जा रहा है, या इन्फेक्शन हो रहा है यूटीआई में। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, धीरे धीरे किडनी डैमेज होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और सही इलाज कराएं इसके लिए, अगर किडनी स्टोन हो रही है तो। कई बार जेनेटिक की वजह से भी हो जाता है। जेनेटिक को हम लोग PKD बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं जिसको। कुछ लोगों में
जन्म से ही किडनी से जुड़ी बीमारियां होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके जो पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, या जो पूर्वज हैं या थे, उनको अगर मान लीजिए किसी भी वजह से किडनी का प्रॉब्लम था तो हो सकता है कि जेनेटिक की वजह से आपको भी हो जाए। तो ये सारे वजह से आपका किडनी ख़राब होता है लोगों को। तो अभी अगर हम बात करें कि कैसे पता करें कि किडनी ख़राब हो रही है, तो इसका एक देखिए सिंपल सा तरीका है, ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट का नाम है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है, EGFR होता है, पोटेशियम होता है, यूरिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। वैसे तो सारा ही नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन सबसे जो मेन है वो है सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन अगर आपका नॉर्मल रेंज में है तो मतलब आपका किडनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीरम क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो मैं बता देता हूँ, वो 0.7 से लेके 1.3 होता है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 0.7 से 1.3 के बीच में है तो आप ये समझिए कि आपका किडनी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और पैरामीटर होता है जो EGFR होता है, जिसको हम एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जिसका जो ये बताता है कि किडनी जो है आपकी जो किडनी है वो आपके ब्लड की सफाई करने की क्षमता कितना है वो बताता है GFR। तो सामान्य GFR जो होता है उसका रेंज होता है 90 ml पर मिनट या उससे अधिक। अगर आपका GFR वैल्यू 90 ml पर मिनट या उससे अधिक आ रहा है तो वो आपका सामान्य मतलब नॉर्मल है, ठीक है। वो आपकी किडनी, इसका मतलब आपका बिल्कुल 100% सही बेहतर काम कर रही है। मतलब अगर आपकी किडनी मान के चलिए 90 ml पर मिनट से कम हो रही है, तो जैसे जैसे GFR कम होता है दोस्तों, किडनी की बीमारी वैसे वैसे गंभीर होते जाती है, ठीक है। दूसरा तरीका जांच करने का ये भी है, यूरिन टेस्ट से भी आप पता कर सकते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है, मान लीजिए प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, या फिर यूरिन में कोई तरह का झाग आ रहा है, या फिर यूरिन गहरा पीला, या फिर उससे ब्लड आ रहा है, तो ये भी एक किडनी डैमेज होने का संकेत हो सकता है दोस्तों। तो इस केस में भी आपको डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए, ठीक है। और भी है पैरामीटर, जैसे ब्लड यूरिया बन जिसको बोलते हैं। यह टेस्ट शरीर में यूरिया और नाइट्रोजन की मात्रा को मापता है, जिसका नॉर्मल रेंज 7 से 20 mg/dl सामान्य होता है, लेकिन इससे ज़्यादा होने पर किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है। अगर आपका बन जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अगर ये भी लेवल आपका नॉर्मल रेंज से ऊपर जा रहा है तो आपको ज़रूर इसके बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, अगर आपका ब्लड प्रेशर BP हाई रहता है, 140 से ऊपर चला जा रहा है, 50 चला जा रहा है, या हमेशा 40 से ऊपर ही रहता है, तो भी आपको ये BP की वजह से ये क्या करता है, किडनी को धीरे धीरे डैमेज कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि मान लीजिए किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कब तक ऐसा रहेगा, या ऐसे कौन कौन से स्टेज होते हैं कि मान लीजिए आपका किडनी में प्रॉब्लम अभी शुरुआती स्टेज में है या बिल्कुल लास्ट में फेलियर की तरफ चला गया। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो किडनी फेलियर धीरे धीरे 5 स्टेज में बढ़ता है दोस्तों। इसके जो किडनी फेलियर के जो स्टेज होते हैं टोटल, वो 5 स्टेज होता है, जिसका निर्धारण ऑब्वियसली GFR ही करता है। GFR के द्वारा आप इसको निर्धारित कर सकते हैं कि कितना जो आपका जो किडनी है आपके खून को कितनी अच्छी तरीके से फिल्टर कर रहा है। शुरुआती स्टेज जो होता है जिसको हम स्टेज 1 बोलते हैं, अगर किडनी डिजीज़ में स्टेज 1 है, इसका मतलब आपका GFR अभी भी 90 ml पर लीटर के आसपास है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हल्का सा डैमेज होगा, 90 या 90 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, उसको स्टेज 1 कहते हैं, जिसमें इसमें कोई लक्षण नहीं दिखेगा आपको, लेकिन किडनी का जो नुकसान है वो हल्का हो जाता है। इसका कारण मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पथरी, या फिर बार बार यूरिन में इन्फेक्शन आना, ठीक है, इन सब वजह से होता है, ठीक है। आपका BP थोड़ा सूट होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। इसमें क्या करेंगे, अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे, इसमें डॉक्टर आपको कोई मेडिकेशन नहीं देगा, मतलब किडनी के लिए कोई दवाई नहीं देता, बस वो आपको हेल्दी डाइट अपनाने को बोलेंगे, पानी सही मात्रा में पीने के लिए बोलेंगे, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने को कहेंगे, समय समय पर किडनी टेस्ट करवाएं, ताकि जो थोड़ा बहुत भी डैमेज हुआ है, 1% अगर डैमेज हुआ तो ये और ज़्यादा डैमेज ना हो। मान लीजिए कि अगर आपको स्टेज 2 है, मतलब स्टेज 2 का अगर किडनी डिजीज़ है, जो कि हल्की मध्यम किडनी बीमारी बोलते हैं, जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए जिसका GFR 60 से लेके 89 के बीच में है, मतलब 90 से कम कुछ भी हो सकता है, 85, 80, 75, 70, ठीक है। तो 60 से लेके और 89 के बीच में अगर आपका GFR वैल्यू है, उसको स्टेज 2 किडनी डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि स्टेज 2 से आपको थोड़े थोड़े लक्षण दिखने लग जाएंगे, जैसे कि कमजोरी महसूस होना हो सकता है, पेशाब में थोड़ा बहुत झाग आएगा, प्रोटीन लीक होगा, उसमें BP शूट करना शुरू कर जाएगा, 40-45 ऐसे होने लग जाएगा आपका,
आपको लगेगा कि बीपी बढ़ा हुआ है मेरा, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, नमक का प्रयोग बिल्कुल कम कर देना चाहिए, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल बचना है, नियमित व्यायाम कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली आपको किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहना है ताकि आपको पता चले लेवल बढ़ तो नहीं रहा है, आपको कंट्रोल करना है इसको और जैसा डॉक्टर बताते हैं वैसा आपको फॉलो करना है। तीसरा होता है स्टेज 3 जो कि मॉडरेट किडनी डिजीज जिसको बोलते हैं, जिसका GFR लेवल 30 से 60 के बीच में होता है, 59-60 के बीच में अगर आपका GFR लेवल है तो आपका इसका मतलब आप ये कह सकते हैं बिल्कुल किडनी लगभग आपकी आधी ख़राब हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि पेशाब में झाग बनना, ज़्यादा बार बार आपको यूरिन आएगा, पेशाब बार बार आएगा, आपको इस स्टेज में आपको सूजन देखने को मिलने लग जाएगा, जैसे पैरों में सूजन होने लग जाएंगे, चेहरे पे सूजन आ सकता है, कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठना लग सकता है, आपको भूख कम लगेगा इस टाइम पे, रात में नींद आपको पूरी तरीके से नहीं आएगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप सोने जाते हैं रात में मुश्किल से एक बार नींद खुलती होगी, वो भी नहीं खुलता है कई बार, तो पूरे प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लेते हैं लोग, लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, आपको नींद बार बार टूटेगी, नींद नहीं आएगी ठीक से, आप सोएंगे फिर हर 2-3 घंटे पे नींद टूट जाएगी आपकी, ठीक है, 1.5-2 घंटे पे, तो नींद प्रॉपर नहीं मिलेगा आपको, सुबह जब आप जगेंगे आप अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि आपको फिर भी वही चीज़ आपको अपनाना, नमक कम लेना, इस टाइम पे आपको प्रोटीन भी कम लेने को बोलेंगे डॉक्टर, क्योंकि जितना कम प्रोटीन की लेवल आप धीरे धीरे आप कम करने को बोलेंगे, फाइबर की डाइट आपको बढ़ाने के लिए बोलेंगे डॉक्टर्स जो हैं आपको। इस टाइम पे जो स्टेज 3 किडनी डिजीज़ है, इस टाइम पे आपको डॉक्टर किडनी से रिलेटेड भी कोई दवा दे सकते हैं, जैसे कीटो एनालॉग हो गया, वो क्या करता है आपके शरीर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड रेनल फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए एक दवाई होता है जो कीटो एनालॉग बोलते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली होता है वो, और वो कीटो एनालॉग इस टाइम पे चालू कर देते हैं आपको, ठीक है। और एक होता है स्टेज 4, इसके बाद स्टेज 4 होता है और फिर स्टेज 5 होता है। स्टेज 4 में सेवियर किडनी डिजीज बोलते हैं, लगभग ऑलमोस्ट मतलब आपका GFR वैल्यू 15 to 30 के अराउंड में आ जाता है। इस टाइम पे लगभग 75% किडनी ख़राब हो चुका होता है आदमी का। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा, आप लगा लीजिए आप 500 मीटर भी नहीं चल पाएंगे, इतना थकान हो जाएगा आपको, कमजोरी महसूस होगी बहुत ज़्यादा, पैरों और चेहरों पे अधिक सूजन होने लग जाएगा दोस्त, पेशाब में खून आना लग जाएगा, आपको उल्टी होगा, जब आप खाना खाने बैठेंगे आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, आपको उल्टी होने लग जाएगा, और क्या होगा, सांस फूलेगा, दम फूलने लगेगा, आप सोएंगे लेटेंगे आपको सांस इतना फूलने लगेगा कि आपको नींद नहीं आएगा, आपको नींद लेने में प्रॉब्लम होगी, नींद बार बार टूटेगी, ये सब चीज़ होगा, भूख कम लगेगा आपको। एक तो पहले से ही आप लो प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल भी नमक खाना छोड़ देते हैं, उसके बाद आप ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, दूध दही ये सब चीज़ें, मांस मछली चिकन फिश ये सब चीज़ बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, ड्राई फ्रूट्स बंद कर दिया जाएगा आपको, सॉस वगैरह बंद कर दिया जाएगा आपको, फ्रूट्स में सिर्फ आपको एप्पल दिया जाएगा, पपीता दिया जाएगा, अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं आपके पास। और पानी बिल्कुल बोलता है दिन भर में मुश्किल से आप 1 लीटर पानी पिए, पानी पे आपको कंट्रोल करने कर देगा, क्योंकि यूरिन आना धीरे धीरे कम होने लग जाता है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे डॉक्टर आपको 4th स्टेज के बाद से ही ज़रूरत होने लग जाता है डायलिसिस की। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम से 4 स्टेज पे जाने के साथ ही आपको डायलिसिस शुरू हो जाएगा, लेकिन 4th स्टेज ऐसा होता है वहाँ से आपकी कोई वापसी नहीं है। अगर आप 4th स्टेज तक चले गए तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए किडनी फेल होना तय है, चाहे वो आज हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, लेकिन उसकी कोई रिकवरी नहीं होगी वहाँ से। इसमें डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं कि आपको आगे चल के डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है नहीं, 100% पड़ेगी। फिर आपको लो सोडियम तो बोलेंगे ही, लो प्रोटीन डाइट बोलेंगे, हाई बीपी आपका इतना सूट हो जाएगा इस टाइम पे 160, 170, 180, 200 तक चला जाएगा इस टाइम पे, ठीक है। और आपको बीपी वगैरह की बहुत ज़्यादा मेडिसिन आपको चालू कर देंगे, दिन में 2-2 बार 3-3 बार आपको बीपी की दवाई खानी पड़ेगी। और किडनी की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कीटो एनालॉग तो रहेगा ही आपके पास। उसके बाद फॉस्फोरस लेवल बढ़ने लग जाएगा, पोटेशियम लेवल बढ़ने लग जाएगा, आपका यूरिन बिल्कुल कम हो जाएगा, तो ये सब होने लग जाता है इस टाइम पे। अगला जो स्टेज है, जो कि लास्ट स्टेज है किडनी फेलियर का, जिस टाइम पे किडनी का एंड हो जाता है, बिल्कुल ही फेल ही हो जाता है, वो होता है स्टेज 5 का। इस समय आपका GFR 15 या 15 से भी कम हो जाएगा। ये किडनी लगभग काम करना बंद कर देती है दोस्त। इस टाइम पे शरीर में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, आप जो पानी पीते हैं वो यूरिन के माध्यम से निकलना ही बंद हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। दिन में 24 घंटे में मुश्किल से एक बार आपको यूरिन आएगा, वो भी मुझे लगता है 50 ml 60 ml से ज़्यादा नहीं होगा। यूरिन बिल्कुल बंद हो जाएगा, शरीर पूरा जितना भी पानी पीते हैं, किसी भी रूप में अगर आप लिक्विड लेते हैं
जैसे दाल खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं या दूध पी रहे हैं, एक गिलास भी अगर आप दूध पी रहे हैं, पानी थोड़ा सा भी तो पीना ही पड़ेगा आपको। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी पानी पिए बगैर आप रह लेंगे। पानी पिएंगे तो वो सारा शरीर में आपके जमा होंगे मतलब आपका शरीर सूजन स्टार्ट हो जाएगा, शरीर फूलने लग जाएगा, पैर फूलेगा, हाथ फूलेगा, मुंह फूलेगा, नाक फूलेगा, आँख, सब कुछ फूलने लग जाएगा इस टाइम पे, ठीक है। और जो इस टाइम पे आपके खून में इतने टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं दोस्तों कि आपको बार बार उल्टी आएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगा, लंग्स में पानी भर जाएगा, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। नींद नहीं आएगा आपको, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, पूरा बदन जो है, बॉडी जो है उसमें ईचिंग होगा आपको, ये सब चीज़ें होने लग जाएगा। इस टाइम पे आपको 100% आपको ये बोलेंगे डॉक्टर, आपको डायलिसिस पे शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। इस टाइम पे डाइट पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है, दवाओं पे इतनी सारी दवाइयाँ हो जाती है कि ये आपको जो भी लक्षणें होती है, जैसे कि ईचिंग हो रहा है, इसकी दवाई अलग चलेगी। बीपी इस टाइम आपका 200 के आसपास रहता है, 200 से भी ऊपर चले जाता है। बीपी की बहुत सारी दवाइयाँ रहेंगी इस टाइम पे। फॉस्फोरस को कम करने के लिए, पोटेशियम पे काम करने के लिए, यूरिक एसिड पे काम करने के लिए इस टाइम पे आपको दवाई दी जाती है। आपका जो हेमोग्लोबिन होता है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, 8-7 पे पहुंच जाता है दोस्तों। तो हेमोग्लोबिन, आयरन की सप्लीमेंट दिया जाता है, गोली दिया जाता है, सॉरी आयरन की गोली दिया जाएगा आपको, आयरन पे काम करेंगे वो, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ये सब भी मोनीटर होता है। हर 15 दिन 10 दिन पे आपको मोनीटर किया जाएगा। आपके जो किडनी फंक्शन टेस्ट है, ये चीज़ आपको करवाएंगे रेनल, और फिर वो इम्प्रूवमेंट जैसे लगेगा कि आपको बिल्कुल भी अब आपसे खाना, एक रोटी भी नहीं खा सकते हैं, उसके बाद आपका शरीर बिल्कुल फूलने लग जाएगा, तब आपको लास्ट स्टेज में आपको बोलेगा कि डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। तो इस टाइम पे क्या होगा कि आप डायलिसिस करवाने के लिए दोस्तों आपको फिस्टुला होना चाहिए, या तो हाथ में या फिर नेक में। कई बार कई लोगों को थाई में भी होता है फिस्टुला। एक होता है कि हाथ में या फिर नेक पे आपको हाथ में जैसे है तो हाथ में क्या करेगा, आपको ऑपरेट कर देगा, वैन और आर्टरीज को एक साथ मिला के ज्वाइंट कर दिया जाता है ताकि हाथ से आपको ट्रांसप्लांट कर दिया डायलिसिस कर सके। आपका डायलिसिस जो होता है एक प्रक्रिया है दोस्तों, मशीन, उसमें क्या होता है कि आपके हाथ में इंजेक्शन लगा के एक नीडल के थ्रू, पाइप के थ्रू आपका ब्लड मशीन में जाता है, मशीन से फिर फिल्टर होके फिर वापस से वो ब्लड आपके अंदर में डाल दिया जाता है, जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डायलिसिस हो गया। डायलिसिस आप लोग कराते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे वज़न घटने लग जाएगा इंसान का। तो डायलिसिस, देखिए डायलिसिस एक किडनी जैसा ही काम करता है, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको भले ही 2-4-6 महीने, साल भर, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको ट्रांसप्लांट पे जाना ही पड़ेगा। तो इसके बाद आपको ट्रांसप्लांट कराना होता है। ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि ट्रांसप्लांट के लिए आपको एक डोनर की ज़रूरत होती है। डोनर, उससे पहले मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं भूल के आपको बताना, जो किडनी मरीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको एक वैक्सीनेशन पे भी रखा जाता है। वैक्सीनेशन, किडनी फेलियर के जो मरीज़ का जो एक्चुअली क्या होता है, किडनी जब आप फेल हो रही होती है तब क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने लग जाता है। तो उसके केस में उसके लिए क्या करता है, आपको वैक्सीनेशन चलाया जाता है। वैक्सीनेशन में जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जाएगा, वो इसलिए लगाया जाता है कि लीवर में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन लगाया जाता है, जिससे आपको सर्दी जुकाम ये सब फ्लू से बचाएगा आपको। न्यूमोकल वैक्सीन होता है जो फेफड़ों को संक्रमण से बचाने के लिए दिया जाता है। कोविड-19 की वैक्सीन दिया जाता है। जब आप स्टेज 3, 4 के या 4 या 5 तक में जा रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि आपको बिना वजह सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, आपको कोई भी संक्रमण हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन कराया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे जैसे डायलिसिस की। जब आपकी किडनी जो है 85-90% तक ख़राब हो जाती है दोस्तों, तब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस 2 प्रकार का होता है, एक होता है, एक हेमोडायलिसिस होता है, दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है, मशीन से आपके खून को साफ़ किया जाता है, आपके नेक पे या फिर हाथ के थ्रू आपके ब्लड को आपके उस मशीन में डाला जाता है, और मशीन से फिल्टर होके वो ब्लड वापस से आपके शरीर में चढ़ा दिया जाता है। तो ये साथ के साथ चल रहा होता है, ऐसा नहीं है एकदम से सारा ब्लड निकाल देगा और फिर फिल्टर करके फिर डालेगा, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे निकल के मशीन में जा रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से साथ के साथ ही आपके शरीर में वापस भी आ रहा होता है। इसको बोलते हैं डायलिसिस। अब देखिए, अब बात करते हैं जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए दोस्तों, या फिर इसको कौन डोनेट कर सकता है। जब किडनी पूरी तरीके से काम करना बंद कर देती है दोस्तों, तब ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय बचता है। लेकिन इसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। सवाल ये होता है कि किडनी कौन देगा, नहीं देगा, किससे ले सकते हैं। तो इस मामले अगर हम बात करें तो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार
या तो कोई रिलेटिव दे सकता है या फिर जिसको कैडेवर डोनेशन भी बोल सकते हैं, उससे भी आपका हो सकता है ट्रांसप्लांट। रिलेटिव मतलब आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, या तो क्लोज रिलेशन में या फिर अन्य कोई रिश्तेदार भी चल सकता है, जैसे कि नाना हो गए, नानी हो गए, मामा हो गए, चाचा ताऊ, ये सब जो क्लोज रिलेटिव या फिर क्लोज रिलेटिव तक में ये हो सकता है। पहला तो ये हुआ। दूसरा होता है कैडेवर डोनेशन। कैडेवर डोनेशन मतलब होता है मृत व्यक्ति का जो ऑर्गन होता है वो आपके अंदर लगा दिया जाए। तो कैडेवर डोनेशन ऐसे नहीं होता है। कैडेवर डोनेशन के लिए एक अलग प्रोसेस होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जब आपका नंबर आता है, मतलब इंडिया में कहीं कहीं किसी जगह पे कोई किडनी को डोनेट किया होगा, अब वो डोनेटेड किडनी जो है वो किसको दिया जाए, तो उस रजिस्ट्रेशन वाले लिस्ट में अगर आपका नाम सबसे ऊपर है तो वो आपको मिलेगा। दूसरा 2 तरीके हो गए दोस्त, एक हो गया परिवार के कोई सदस्य या फिर रिलेटिव, दूसरा हो गया कैडेवर डोनेशन, तीसरा होता है स्वैपिंग का। स्वैपिंग का क्या होता है कि मतलब देखिए, आपके फैमिली वाले आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या होता है कि किडनी भी जो है ना दोस्त, उसके बहुत सारे जांच होते हैं। अगर आपका किडनी मैच कर गया आपके साथ तभी आप ले सकते हैं, अन्यथा आपके परिवार वाले खूब देने के लिए तैयार हैं लेकिन मैच नहीं हो रहा तो फिर भी आप नहीं ले सकते, ऐसा होता है। तो इस टाइम पे आता है स्वैपिंग वाला। स्वैपिंग वाला क्या होता है कि आपके फैमिली किसी और के फैमिली को दे दे और आप उनके फैमिली का ले लो। स्वैपिंग इसको बोलते हैं, किसी और थर्ड पर्सन इंसान से जिसको आप नहीं जानते हैं, ना जानते ना पहचानते, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप किसी तरह उनसे आप कांटेक्ट किए हुए हैं, तो उनका किडनी आप में डाल दिया जाएगा और आपका वाला आपके रिलेटिव का किडनी उनमें डाल दिया जाएगा। वो होता है स्वैपिंग का, ठीक है। तो लास्ट स्टेज में आपका क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट मान लीजिए अगर हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है कि ज़िंदगी आपका बिल्कुल नॉर्मल की तरह हो जाएगा, पहले की तरह सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं। उसका कुछ मेडिकेशन होता है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, वो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने काफ़ी चीज़ों पे चर्चा करी, ठीक है। तो ये थे कुछ किडनी डिजीज़ से रिलेटेड टॉपिक जिसके बारे में आज हम लोगों ने बात करी है। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और